बच्चों में सहायक अध्यापक फतेह बहादुर सिंह, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान। आज इतिहास विषय के अध्याय 3 आधुनिक विश्व में चरवाहे का प्रथम वीडियो इसके पहले पूरा किया गया है। यह दूसरा वीडियो आज पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों में चरवाहों की कैसी जिंदगी गुजरती है या गुजर रही थी, इसके विषय में प्रकाश डाल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, कि पहाड़ों पर ही ये चरवाहा समुदाय नहीं रहते थे, बल्कि इनका चरवाहा व्यवसाय पठारों, मैदानों तथा रेगिस्तानों में होता रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पठारी क्षेत्रों में धंगर समुदाय, एक समुदाय इनका था चरवाहा समुदाय, जिसे धंगर नाम था। महाराष्ट्र का ये चरवाहा समुदाय था। यह समुदाय महाराष्ट्र में जिसकी गणड़िया जात से बिलोंग करते थे, इनकी संख्या 4,67,000 थी। जो मध्य पठारी क्षेत्रों में रहते थे, अपना चरवाही कार्य अपने मवेशियों को लेकर करते थे, अपने रेवड़ को लेकर करते थे। रेवड़ की, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है, रेवड़ झुंड होते हैं, मवेशियों को झुंड को रेवड़ कहा जाता था। उस मध्य पठारी क्षेत्रों में धंगर समुदाय अपने पशुओं को लेकर के, अपने मवेशियों को लेकर के चरवाही करते थे। उनका व्यवसाय कृषि कार्य करना भी था, कंबल बनाना, चादर बनाना, ये सब उनके प्रमुख व्यवसाय थे, और चरवाहा कार्य भी था। दूसरा व्यवसाय ये धनगर समुदाय। एक चीज और बता दें आपको, इस धनगर समुदाय ने जब मध्य पठारी क्षेत्रों में वर्षा होती थी, उसमें ये चरवाहा कार्य करते थे, अपने मवेशियों को लेकर जाते थे। जब कभी वहाँ पर जो है चारा समाप्त हो जाता था, उसके बाद एक कोंकण के तटीय क्षेत्रों में आते थे। कोंकण के जो किसान होते थे वो उनका भरपूर स्वागत करते थे, क्योंकि उनके वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती थी, जमीन उपजाऊ होती थी, और थोड़ा सा उपजाऊ और भी ये चरवाहे समुदाय बना देते थे, धंगर के समुदाय, क्योंकि अपने पशुओं को लेकर के जब उनके खेतों में जाते थे, उनके गोबर मलमूत्र से जो है उनके खेत उपजाऊ हो जाते थे, जिससे फसलें अधिक उपज देती थी। इसलिए कोंकण के किसान जो है काफ़ी उनका स्वागत करते थे। यह जो फिर वर्षा ऋतु में उनकी भेड़ या अन्य मवेशी जो होते थे वो तटीय क्षेत्रों में आ जाते थे। तटीय क्षेत्रों से जब वो गर्मी ऋतु होती थी तो पठारी क्षेत्र में चले जाते थे। यही इनकी स्थिति थी। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, गोल्ला, कुर्मा और कुर्बा। जैसा कि आपको भारतीय मैप में ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहा समुदाय थे, जो कि कर्नाटक में अपना व्यवसाय, अपना चारागाही करते थे, अपने मवेशियों को लेकर के चराते थे। यह तीसरा समुदाय है बंजारा समुदाय, जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा पंजाब आदि राज्यों में यह चरवाहा समुदाय अपने मवेशियों को लेकर के पशुओं को चराते थे। यही उनका बिल्कुल व्यवसाय था। चौथा समुदाय रायका चरवाहा, जिसे तो राजस्थान में पाया गया। राजस्थान के ये रेगिस्तानी एरिया में अपने पशुओं को लेकर के जहाँ पर चारावाही करते थे, और ऐसी स्थिति में जब कभी भी वहाँ पर वर्षा ऋतु में वे फिलहाल अपने बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर तथा बीकानेर जैसे क्षेत्रों में ही रह जाते थे, क्योंकि चारा वहाँ अवेलेबल हो जाता था, उनको उपलब्ध मिल जाता था काफ़ी मात्रा में। जब चारा सूख जाता था तो अपने मवेशियों के लेकर दूसरे इलाकों में चले जाते थे, फिर वो दूसरे इलाकों से जब यहाँ चारा हो जाता था फिर लौट आते थे। ये पठारों की स्थिति रही। मैदानी क्षेत्रों में आपने बंजारा को देखा भारतीय नक्शे में, भारतीय मानचित्र में। इसके बाद जो है बंजारे समुदाय के बाद आपने रायका समुदाय को देखा, राजस्थान एरिया में ये चरवाहे थे। यह प्रमुख चरवाहे जो है अपनी मवेशियों को लेकर के जगह जगह जा करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाते थे, अपने व्यवसाय को करते थे, अपनी चारागाही का शुरू करते थे। बच्चों, यह भारत में अब तक आप लोगों को
मेरे द्वारा बताया गया भारत में जो चरवाहों की स्थिति थी, चरवाहों ने कहाँ पर भारत में कहाँ कहाँ निवास करते थे, कहाँ अपने मवेशियों को लेकर के पशुओं को चराते थे या चारा खिलाते थे। अब इसके बाद हम विश्व के अन्य देशों में, जैसे आप बच्चों, अफ्रीका के प्रमुख चरवाहा समुदाय निम्न थे, जिसमें 6 प्रकार के चरवाहा समुदाय थे। नंबर 1 मासाई, बेदुइन्स, बर्बेर, सोमाली, बोरान तथा सोमाली। इन प्रकारों में सबसे प्रथम मासाई समुदाय के विषय में जान लेते हैं। मासाई चरवाहा कैसे चरवाहे थे, इनके विरुद्ध औपनिवेशिक सरकारों ने कितने प्रतिबंध लगाए, किन किन प्रकारों का प्रतिबंध लगाए। नंबर 1 सुन लीजिए, निम्नलिखित प्रतिबंध इनके द्वारा लगाया गया औपनिवेशिक सरकारों के द्वारा, क्योंकि उनको अच्छी आय प्राप्त करनी थी। उनका मेन पर्पज यही था कि हमारी अच्छी आय हो जाए। इस आय को बढ़ाने के लिए, इस आय को दुगना करने के लिए उन्होंने मासाई लैंड का विभाजन किया। नंबर 1। नंबर 2, श्वेत बाजारों में दक्षिणी अफ्रीकी लोगों को, काले लोगों को प्रवेश पर रोक लगा दी गई। श्वेत अंग्रेज इन्हें हे दृष्टि से देखते थे तथा इनके साथ संबंध नहीं रखते थे। इन प्रतिबंधों ने उन्हें श्रमिक बनने पर विवश कर दिया। इन चरवाहों को श्रमिक बनने पर विवश कर दिया, क्योंकि इनके चारागाहों को अतिक्रमण कर लिया गया, उनको रोक दिया गया। इनके पशु चारण पर रोक लगा दी गई, जमीनें छीन ली गई। हाँ तो बच्चों, मासाइयों के विरुद्ध मासाई लैंड छीन जाने के प्रमुख कारण क्या थे? तो मासाई लैंड का विभाजन, मासाई लैंड का विभाजन दक्षिण कोरिया से तंजानिया तक का घास बहुल क्षेत्र, ये मासाई लैंड था। इस मासाई लैंड को बराबर 2 भागों में बांट दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। दूसरा पॉइंट है औपनिवेशिक सरकार का कृषि के विस्तार पर बल देना। औपनिवेशिक सरकार का कृषि पर बल देना। औपनिवेशिक सरकार द्वारा कृषि कार्यों पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा, क्योंकि उनकी आय बढ़ रही थी, उससे उनको आय प्राप्त होनी थी। इसलिए कृषि कार्यों पर जो अन्य बंजर भूमि या चरवाहा भूमि पड़ी थी, उन भूमि को लेकर के, जमीनें लेकर के छीन ले जाने के कारण उस पर जो है खेती की जाने लगी और खेती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इस प्रकार यह व्यवस्था भी छीन गई मासाइयों से। तीसरी पॉइंट है मासाई समुदाय को 2 भागों में बांट देना। जैसा कि आपको पहले पॉइंट में बताया गया है, मासाई भूभाग पर, मासाई भूमि को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देना, 2 बराबर भागों में बांट करके उन पर जो है एक पर खेती करना और एक पर वनों को लगा देना, उस पर जो है टैक्स प्राप्त करना भी एक उनका प्रमुख आय का साधन बन गया। अगली पॉइंट है चारागाहों को आखेट स्थानों में परिवर्तित करना। जैसा कि आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि इन चारागाहों को आखेट स्थानों में, आखेटक के रूपों में बदल देना। जैसा कि अफ्रीका का सेंटगरी नेशनल पार्क और भी तरह के आखेट पार्क बनाए गए, जो कि इनके द्वारा अपनी आय को बढ़ाने के लिए ही किया गया। लास्ट पॉइंट है वनों को आरक्षित कर देना। वनों को आरक्षित करना कि इन वनों में प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया है उनके द्वारा, औपनिवेशिक सरकारों के द्वारा, कि जिससे उनकी ठूठे, ऐसा उनका मानना था अंग्रेजी सरकार का कि इनके छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वनों में, उनके ठूठों को उनके पशु चर लेते हैं, जिससे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसको रोकने के लिए वनों में उन लोगों ने आरक्षित कर दिया, पशुओं को जाने पर रोक लगा दी गई और भी तमाम प्रकार के, कई प्रकार के प्रताड़ित करने वाले प्रतिबंध लगाए गए। चारागाहों को खेती के रूप में, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि औपनिवेशिक सरकार ने चारागाहों पर जीवन किस प्रकार परिवर्तित हुआ, इसके विषय में चरवाहों को खेती में बदलना। औपनिवेशिक सरकार ने समस्त खेती को, खेती की भूमि को, चारागाह को, भूमि को खेती में बदल दिया, जिससे उनकी आय बढ़ गई। नंबर 2 पॉइंट, क्योंकि खेती में जूट, पटसन, कपास, गेहूं उत्पादित होने लगा तथा इंग्लैंड के औद्योगिक कारखानों में ये सभी माल
भेजे जाने लगे, जिससे तमाम कपड़े या अन्य वस्तुएं उत्पादित होने लगे। अगली पॉइंट है 19वीं सदी के मध्य तक सरकार द्वारा विभिन्न कानून बनाए गए, जैसे नंबर 1 प्रतिभूमि नियमावली। पहला पॉइंट है प्रतिभूमि नियमावली। प्रतिभूमि नियमावली के अंतर्गत सरकार ने बंजर तथा अन्य भूमि को, चारागाह की भूमि को एक कानून ला करके इस भूमि को खेती के रूप में परिवर्तित कर दिया और ठेकेदारों को दे दिया इस पर खेती करने के लिए। अगला पॉइंट है वन अधिनियम के द्वारा वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, जिसमें वन अधिनियम के द्वारा एक वन अधिनियम बनाया गया इनके द्वारा। उस वन अधिनियम के द्वारा औपनिवेशिक सरकार ने ऐसे वनों में जहाँ के वृक्ष वहाँ देवदार तथा साल जैसे महंगी या मजबूत लकड़ियों के वनों को भी आरक्षित कर दिया गया। आवाजाही पर प्रतिबंध। अगला, वनों में जाने के लिए परमिट जारी कर दिया गया। एक निश्चित समय सीमा तय की गई, जिसके उस निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ही उस वन में कोई जा सकता था और उस परमिट के आधार पर भी जिस पर समय सीमा लिखी होती थी उसके अनुसार बाहर आ सकता था। अगला कानून जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया वह अपराधी जनजात अधिनियम था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। यह एक्ट 1871 ईस्वी में पारित किया गया औपनिवेशिक सरकार द्वारा। इन कानूनों के द्वारा दस्तकारों, कारीगरों, व्यापारियों तथा चरवाहों के ऊपर विभिन्न प्रकार के अपराधी समुदाय की सूची में डाल दिया गया। उन्हें कुल मिलाकर के एक तरह से जन्मजात अपराधी या कुदरती अपराधी घोषित किया गया। ऐसे चरवाहों को जन्मजात अपराधी माना गया। अगला कानून जो औपनिवेशिक सरकार का आया, लास्ट कर था, अंतिम कर था, यह कर चराई कर था, जिसे चराई कर नाम दिया गया। सरकार ने प्रतिभूमि तथा चरवाहों पर चराई कर लगाए तथा प्रति पशु के चराई कर के रूप में अधिक धन प्राप्त करने के लिए ऐसे कर लगाए गए। अगली पॉइंट है पशुओं की संख्या के अनुसार करों की वसूली में वृद्धि की गई। अगली पॉइंट है चराई कर वसूल करने के लिए ठेकेदारों को टेंडर दिए गए या ठेकेदारों की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था 1850 से 1880 के दशक के बीच ठेकेदारों से बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा गया। यह ठेकेदार इन चरवाहों से ठेकेदारी पर वो बोली लगाते थे और जो ठेकेदार का को ठेका मिल जाता था, ऐसे लोग कर लेने के लिए मजबूर हो जाते थे और उनसे कर अधिक से अधिक वसूल करके अंग्रेजी सरकार को सौंप देते थे। बच्चों, यह वीडियो आज समाप्त होता है। यह अध्याय आधुनिक विश्व में चरवाहे समाप्त हुआ। अगले वीडियो में दूसरे भाग के विषय में बताया जाए।